आर्थिक पत्रकार हैं। सुमो जी, क्या देश के उद्योगपति, एंटरप्रेन्योर्स इस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं? तो ये वाला चीज काफी अजीब चीज है कि हम हमेशा, जब हमारे, मैंने किसी भी देश में इस डिबेट, ऐसा डिबेट नहीं देखा है कि हम लोग डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को गाली देना। और ये किस लिए होता है वो उसका पॉलिटिकल चीज कोई दूसरा निकाले, लेकिन इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के ऊपर। आज आप नीरज जी बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी का स्पीच का। उन्होंने कहा कि मैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि मैं लाल किले से भी वेल्थ क्रिएटर्स को शाबाशी देने में चूकूंगा नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि 2014-15 के बाद जब उन्होंने कहा था कि मैं इन्वेस्टर्स प्रमोट इंडिया, इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करूंगा, उसके बाद ये फिर से रिटरेट करना जरूरी है। क्योंकि काफी नेगेटिव, जो आप कह रहे थे बिल्कुल नेगेटिव है कि ये एक तरह से एक अजीब चीज हो गया कि लाइक इंडिया में किस तरह से फिर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इन्वेस्टर्स नहीं करेंगे तो क्या गवर्नमेंट करेगी? गवर्नमेंट के हाथ से जो चंद पैसे आते हैं उस पैसे से निवेश होगा। ये बिल्कुल ही एब्सर्ड है। इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट होना है तो वो इन्वेस्टर्स प्राइवेट सेक्टर में ही आएंगे, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू से ही बढ़ेंगे। और प्राइवेट सेक्टर को नकार के, कि प्राइवेट सेक्टर में आज अगर किसी कंपनी के नाम पे अगर आरोप दिया जाएगा तो दूसरे दिन दूसरे कंपनी के ऊपर भी आएगा। 60-70s में बहुत ज्यादा कमेंट होता था कि टाटा बिरला के हाथ में सब कुछ चला जा रहा है। ये और इसके उसका नतीजा हमने देखा है। इन्वेस्टमेंट तभी आता है गुड कंपनी से जब इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट सही रहता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हमने इतना ज्यादा दांव पेच में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को इतना ज्यादा सालों साल से खराब कर दिए थे कि क्रिटिकल मिनरल में बार बार माइनिंग मिनिस्ट्री ऑक्शन कर रहे हैं, कोई भी कंपनी नहीं आ रहे हैं क्योंकि सारी कंपनी को पता है कि राज्य स्तर में इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस लेना बिल्कुल नामुमकिन है माइनिंग के लिए। लेकिन माइनिंग के बिना रिन्यूएबल एनर्जी में आगे चलना इम्पॉसिबल है। और माइनिंग क्रिटिकल मिनरल के बिना हम लिथियम का 90% से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। हम क्रिटिकल मिनरल्स के बिना कोई भी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं, जस्ट करनी ही नहीं सकते हैं। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन एक सिर्फ मुंह बोली रह जाएगा अगर हम अपने डोमेस्टिक सप्लाईज चेन को सेट नहीं करेंगे। लेकिन बार बार अगर, और इन चीजों में खासकर इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म है, माइनिंग, पोर्ट्स, इन सभी चीजों में इन्वेस्टर्स को स्टडी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट चाहिए। लेकिन उसमें अगर इन्वेस्टर्स को अगर डराया जाए कि हम जब आएंगे तो हम आपके जो अभी का जो पॉलिसीज है उसको हम रिकंसिडर करेंगे, उनके ऊपर हम चिंतन करेंगे, उनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, तो आप भूल जाइए कि इन्वेस्टर्स कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे। वो सिर्फ कुछ ना कुछ लोकल इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। लॉन्ग टर्म मेजर इन्वेस्टमेंट जिसके अभी बात कर रहे थे कांग्रेस वक्ता जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वो बात करते कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, सच में नहीं आएंगे अगर इस तरह का डिस्कशन अगर शार्प बनता रहे दिन पर दिन। जी, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा खतरनाक एक जिसे कहते हैं एक ट्रेंड डेवलप। देखिए, अगर देश की मेन अपोजिशन पार्टीज इस तरह का माहौल बनाएंगी तो इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव पिक्चर जाएगी कि यार इस देश में तो निवेश करेंगी ना करें। क्योंकि अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए, वैसे जानकारी के लिए बता दूं अंशुल जी, $71 बिलियन का FDI आया FY24 में, रेफरेंस के लिए खाली $71 बिलियन। लेकिन अगर ये सब चीज़ चलती रही जो शुभमो जी कह रहे हैं ना कि इससे माहौल ख़राब होगा, और उस माहौल ख़राब से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बदलेंगी। लेकिन ये बात बार बार पिछले 4-8 सालों में हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट करो, इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट करो। विजय जी, क्या एक बहुत आसान वोटरों को रिझाने का तरीका बन गया है ये कि उद्योगपतियों को गाली दो, भले ही उनके यहाँ नौकरी करते रहो, उनकी शादी में दावत खाने चले जाओ, लेकिन गरियाओ उनको सुबह शाम। जी नीरज जी, जो तनेजा जी ने बात की, अंशुल जी ने बात की, मैं समझ रहा हूं कि कांग्रेस को ये आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि आप एक वोटर को मोटे तौर पर ये समझाएं कि भाई हम इंडस्ट्रीज के खिलाफ हैं, इसका मतलब हम आपके साथ हैं, पहली बात।
ये जो मसला है कि सरकार के जो भी फैसले हैं उसको तो अलग से बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस को ये तय करना है कि क्या वो वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ है पॉलिसी वाइज। अब आप कहते हैं A1 A2 जो भी हैं, अडानी साहब हैं, अंबानी साहब हैं, दोनों आपके मित्र हैं, इसलिए मुझे वैसे भी खराब लगता है कि उनकी आलोचना की जाए। लेकिन A1 A2 की बात करते हैं तो अभी कहा गया कि नहीं वो प्रतीक के तौर पर है। प्रतीक के तौर पर है तो और भी गंभीर बात है। इसका मतलब आप सारे इंडस्ट्रीज जो हैं, जो सारे वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उनके खिलाफ हैं। ये मतलब हुआ ना, आप केवल A1 A2 के खिलाफ नहीं, आप वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ है। फिर दूसरा मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस कई हिस्सों में चल रही है क्या। ये अडानी अंबानी बहुत इलेक्शन से पहले भी चलता रहा, बाद में भी चलता रहा, और उसमें हमने देखा जिस पर चर्चा हुई थी भाई ये मोरल हाई ग्राउंड तब क्यों नहीं होता जब राजस्थान में आप अडानी के साथ प्रोजेक्ट करते हो, छत्तीसगढ़ में आप अडानी के साथ प्रोजेक्ट करते हो शेयर, और अभी रेवंत रेड्डी साहब आए हैं तेलंगाना में, उन्होंने सबसे पहले अडानी साहब के साथ और कुछ और लोगों के साथ वो प्रोजेक्ट को साइन किया है। तो ये कम से कम कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप और जो सरकारें हैं उसमें तो तय करें कि उनकी पॉलिसी क्या है, क्या वो वेल्थ क्रिएटर के खिलाफ है। मुझे अडानी अंबानी इससे कोई मतलब नहीं है, जो भी लोग हैं, लेकिन क्या वेल्थ क्रिएटर के खिलाफ हैं। और फिर जैसे तनेजा साहब ने बात की कि ये कांग्रेस क्या मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की कांग्रेस के खिलाफ है। आजकल वैसे भी चर्चा होती है कि जो कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप है वो लेफ्ट लीनिंग की तरफ या अल्ट्रा लेफ्ट लीनिंग की तरफ है। मुझे लेफ्ट लीनिंग को कोई गाली की तरह से मैं यूज नहीं करता, लेकिन आप तय करिए कि क्या आप अल्ट्रा लेफ्ट की तरफ चलना चाहते हैं। इस देश की जो अर्थनीति है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उस सब पर इस तरह से काम करना चाहते हैं तो फिर एक तो खारिज करना चाहिए लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को, नरसिम्हा राव साहब की पॉलिसी को, मनमोहन सिंह साहब की पॉलिसी को, और जहां से देश आगे बढ़ा है पिछले 30 सालों में, 40 सालों में, तो उस सब पर अभी ये कंफ्यूजन का दौर चल रहा है। मुझे या तो ऐसा लगता है या फिर केवल वोटर को रिझाने के लिए आप अडानी अंबानी को गाली दें। और मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि आप कौन कौन शादी में गए नहीं गए, इंडिया ब्लॉक के लोग गए कि नहीं गए, कांग्रेस के लोग गए नहीं, वो अलग इशू है, उसको फिर आप कहेंगे कि विजय जी मुझे एक चीज से मुझे पर एक चीज़ से मुझे हमेशा राजनीतिज्ञों की उस पर तकलीफ होती है जब वो कहते हैं कि भाई पर्सनल रिलेशनशिप अलग है और बाकी बिजनेस एज यूजुअल। ये मेरे को समझ में नहीं आता है, ये क्या मतलब है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आप एक पॉलिसी रखिए ना, अगर वो आदमी इतना खराब है कि वो मुनाफाखोरी कर रहा है तो उससे आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। आप क्यों उसको तमाम सारे प्रोजेक्ट दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन राहुल गांधी जी तो नहीं गए शादी में। मैं उस इश्यू पे नहीं जा रहा, मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं कि आपने क्यों प्रोजेक्ट दिए उनको। वही तो मैंने कहा कि अडानी जी को राजस्थान सरकार में जब अशोक गहलोत सरकार थी, भूपेश बघेल सरकार थी, तेलंगाना में अभी ये रेवंत रेड्डी साहब की सरकार है, तो क्यों आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं अगर वो मुनाफाखोर हैं। और ये तो और गंभीर बात है जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि हम केवल A1 A2 को प्रतीक के तौर पर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो आप सोच में ही इंडस्ट्रीज के या वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ हुए ना। ये भी स्पष्ट करना चाहिए, या केवल वोटर को ये बताने के लिए देखो मैं उसको गाली दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपके साथ हूं। और जिनके आप साथ हैं वो कहां से रोजगार लाएंगे यदि रोजगार नहीं बढ़ रहा है। मान लिया, वैसे एक तो आपने नीरज जी गलत किया, मुझे लगता है कि आपने सब्जेक्ट बताते वक्त अंशु जी को कहा था कि बजट की राजनीति, बजट पर राजनीति क्या है उस पर शायद चर्चा करनी हो, तो इसलिए वो उस हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं कह रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि वेल्थ क्रिएटर्स ही तो रोजगार क्रिएटर्स हैं। एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर कौन है। एक तरफ आप कहते हैं सरकारों के पास रोजगार नहीं होते, स्वरोजगार के भी आप खिलाफ है। प्राइवेट में यदि आप इन्वेस्टर्स को नहीं लाएंगे, इंडस्ट्रीज को नहीं लाएंगे, वेल्थ क्रिएटर्स को नहीं लाएंगे तो रोजगार देगा कौन। सारे रोजगार नीरज जी देंगे, कौन रोजगार दे रहा है। तो दोनों चीजों का कोई एक कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए। मैं इतना इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं मोटी बात आपसे समझना चाहता हूं कि आपकी पॉलिसी क्या है, इसको क्लियर कीजिए। आप कह दीजिए कि हम वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ है, हम सारी चीजों को नेशनलाइज कर देंगे, ये सारी इंडस्ट्रीज को खरीद कर भारत सरकार चलाएगी और उसी में रोजगार देगी। अंशु जी जवाब दीजिए छोटा सा एकदम, फिर शिवकांत जी के पास जाऊंगा। नहीं, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो सुधार हम लाए जो अर्थव्यवस्था में, उससे जो जीडीपी हुई, आखिर जीडीपी का जो वृद्धि होती है उसका फायदा क्या होता है, किसको फायदा मिलना चाहिए। जो समाज के पायदान में सबसे नीचे है, जो बेरोजगार है, जो गरीब है, उसको मिलना चाहिए। आप तो यहाँ गरीबों को मार रहे हैं, गुर्बत को नहीं। यही आपकी योजनाएं हैं। हम सरकार की योजनाओं के खिलाफ हैं जो कुछ लोगों की तरफदारी कर रहे हैं, और ऐसे यहाँ पर जो विसंगति हो रही है, जो इनकम गैप दिखाई दे रहा है कि कुछ ही लोगों के पास यहाँ पर पूरा स्वामित्व है, सारी संपत्ति है। ये तो खुले आंकड़े हैं ना, सारी दुनिया ये जानती है ये आंकड़े। ये आप समझते हैं बेरोजगारी यहाँ समस्या है नहीं।
क्या मुफलिसी समस्या है? नहीं। तो ये तो गंभीर समस्या है। और जो बजट यहां पर आया तो ये सिर्फ बयानबाजी है, यहां पर कुछ होने वाला नहीं। और आपने तो स्वीकार किया ना कि आखिर स्वीकार तो किया कि यहां पर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? हम वेल्थ क्रिएटर्स जो उत्पादन करता है, जो नौकरी देता है, उसके खिलाफ कैसे हो सकते हैं? लेकिन यहां तो ये समस्या है कि जी निवेश हो नहीं। अंशुल जी, छोटा छोटा रखिए भाई, आपने 5 लोग हैं तो हम मांग लोग खत्म कर दी। नहीं, आपने तो मांग यहां पर खत्म कर दी। अरे नहीं, कैसे मांग नहीं खत्म खत्म की? हुई सर। अरे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप मुझे बताइए कितना है अभी? सर मुझे बताइए इस वक्त। सुनो ना, और यहां पर कंज्यूमर सेंटिमेंट कितना है आपको पता चल जाएगा, और उसमें क्या है सुनो, आप मुझे सुनो। बताइए ना। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। हम मैं बता रहा हूँ ना सवाल, अब मैं जवाब दूंगा ना, मैं डिबेट में शामिल हो जाऊंगा, अच्छे हो जाएंगे, यहाँ फिर पर बताइए, मतलब यहाँ पर विजय जी को बोलने को नहीं बताइए, मिलेगा। उत्पादन- अरे ऐसा मत करो अरे दोस्त, ऐसा मत अरे करो। आप सब कुछ समझे या नहीं समझे ये मैं नहीं मैं जानता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बात जनता कह को रहे एड्रेस करके जवाब दीजिए। बिरला जी ने 6 फैक्ट्री एक साथ एक झटके में लगा दी हैं, अप एंड रनिंग, कैपेक्स हो रहा है। और अब तक इसलिए नहीं हुआ था कैपेक्स बहुत ज्यादा, अरे क्योंकि भैया, सरकार की जिम्मेदारी थी वो कैपेक्स करे। सरकार ने पिछले 5, 8, 10 सालों में बहुत पैसे कैपेक्स में खर्च किए। करंट बजट में भी 11,11,000 करोड़ का कैपेक्स वो कर रहे हैं। तो फिर नौकरी आप में सुनो ना सर, मेरी बात तो सुन लो नहीं, दादा। एक मिनट। अरे ये दादा, पुरानी सुनो ना। ट्रिकल डाउन इकोनॉमी है। सुनो जिसको ना हम दादा, कांग्रेस सुन पार्टी लो ने ना, छोड़ दिया मेरी था। बात तो सुन लो। इससे नौकरी उसके का सृजन बाद- नहीं हो रहा है नीरज भाई। अगर अंशुल नौकरी का भाई, सृजन होता और अंशुल भाई, अभी एक मिनट तो इतनी अंशुल भाई नहीं सुन लो ना यार। आप देखो, बात समझो ना, ये सीरियस डिबेट है। इस पे यहाँ पे वोट कोई नहीं देने वाला आपको कि आपकी बात से प्रभावित होकर विजय जी आपको वोट करने लगेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक सर। ये बहुत गहरा विषय है, इसको ऐसे हल्के में मत टांगिए कि आप आएंगे और आपके पास एक मैजिक वैंड है और आप 10 करोड़ जॉब पहले दिन कर लेंगे। जैसे वो बिहार वाले भाई साहब कहते हैं कि मैं आते ही 500 लोगों को, 1000 करोड़ लोगों को जॉब दे दूंगा। मजाक नहीं है, पहले समझिए उसको, सुनिए। पहले शिवकांत जी की बात चलते हैं। शिवकांत जी, आप तो लंदन में रहते हैं, कैसा माहौल आपको लगता है सुन के यहाँ पे, जब इस तरह की बातें होती हैं कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट सब मुनाफाखोर हैं, कोई काम नहीं करते, सारी संपत्ति पे कब्जा करे ले रहे हैं, सब कुछ इन्हीं के हाथ में और सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये माहौल इस समय तस्वीर में है, और ये मेरे विचार नहीं, सब पब्लिक फ्लोटेड में। बताओ सर। नहीं साहब, ये बहुत ही चिंताजनक है। और मैं तो उस बात से भी चिंतित हूँ, पूरे चुनाव प्रचार में ये बात उठाई गई थी कि हम जब सत्ता में आएंगे तो जाति गणना ही नहीं, हम ये देखेंगे कि कितना पैसा किसके पास है और फिर उसका हिसाब करेंगे। जब आप खुलेआम इस तरह की नीतिगत बातें करने लगते हैं तो किसी का दिमाग खराब है, अपनी पूंजी खराब करने के लिए भारत में आएगा, भारत में लगाएगा। या भारत वाले का ही दिमाग खराब है क्या? उसके पास अगर उसने पूरी जिंदगी 3 पीढ़ियों से अगर उसने 150 करोड़ रुपया कमा लिया है तो वो हिसाब देने के लिए आप क्या लगाएगा? वो सिंगापुर क्यों नहीं चला जाएगा? तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये दुर्भाग्य है। ये कांग्रेस को समझना चाहिए और अब तक 70 साल बाद समझ में आ जाना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं हुआ है जो केवल सरकारी उद्योग के सहारे विकसित हुआ हो। केवल सार्वजनिक उद्योग से किसी देश का विकास नहीं हुआ है। सोवियत संघ इसकी